अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, लगता यह है कि आइस ब्रेक होने लग गई है। हुकूमत यानी कि पीडीएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का अमल शुरू हो चुका है। इसमें कौन क्या रोल प्ले कर रहा है और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मुतालबात सामने रख कर जा रहे हैं और क्या क्या मुतालबात किए जा रहे हैं। हुकूमत क्या वो मुतालबात मानेगी या नहीं मानेगी, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी साहब ने, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात भी रहे हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त शादियाने बजा रही है। डेली मेल ने उनसे माफ़ी मांग ली है और वो कहते हैं कि हम सुरखरू हो गए हैं। आपने देखा है कि आज राना सनाउल्लाह के जो मंशियात का केस था उसमें भी वो बरी हो गए हैं। तो ये आपकी शिकस्त है, उनकी जीत है, या आपका जो करप्शन का बयानिया था वो सिफर हो गया है? इसको आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? देखिए यार, ये पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की करप्शन के लिए को डेली मेल की गवाही तो जस्ट आप समझिए कि एक एडिशनल चीज ही है, मतलब उसमें है। अदरवाइज शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जो करप्शन है उसको जांचने के लिए, समझने के लिए, मानने के लिए तो हमारे पास इतना कुछ है कि उसमें डेली मेल की तो कुछ तरह की नहीं है इशू। लेकिन डेली मेल का भी जैसे आपने देखा कि डेविड रोज जो जिस सहाफ़ी ने ये खबर दी थी उसने क्लैरिफाई कर दिया है कि इन्होंने पैसे दिए हैं बाहर और सेटलमेंट की है। मनी लॉन्ड्रिंग के बयान का जो एलिगेशंस हैं और इस तरीके से जो करप्शन के एलिगेशन है उसने वापस नहीं लिए। यहाँ पे चूंकि इन्होंने नैब के लॉ अमेंड कर दिया और नैब ने चार्जेस ड्रॉप कर दिए, वो चूंकि ड्रॉप हो गया तो डेली मेल को जाहिर है कि उसके ऊपर कहना पड़ा कि वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। बाकी जहाँ पे शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की करप्शन है उसका क्या जो है इशू है। राना सनाउल्लाह का केस है, वो जिस तरीके से प्रोसीड हुआ है वो आपके सामने है। वकील जो है वो वहां से मुकर गया, सारे गवाह जो हैं वो बैठ गए और एक अगर सिगरेट किसी से चस का सिगरेट भी निकल आए ना, वो भी इस तरह से एक दिन एप्लीकेशन देते हैं, शाम को बरी नहीं होता। ये तो बस पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली देखो, इसमें पीटीआई की शिकस्त नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है ये तो पाकिस्तान की शिकस्त है, जो पाकिस्तान को 8 महीनों में नुकसान पहुंचा है। 1100 अरब रुपया एक और एनआरओ के जरिए जो है वो ये ले उड़े हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त जो ये मुआशी तबाही की दहाने पे इन्होंने जो पहुंचा दिया है, ये तो एक पाकिस्तान का क्राइसिस है, ये पीटीआई का क्राइसिस तो नहीं। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आप लोग खुद तस्लीम कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी बारहा अपनी मुलाकातों में इसका इजहार कर चुके हैं कि नैब तो मेरे कंट्रोल में नहीं था। नैब ने जो भी केसेस करवाए वो नैब चला रहा था और नैब किसी और के कंट्रोल में था। और ये जो करप्शन के केसेस हैं इस पर इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मुझे ब्रीफ किया गया, ब्रीफिंग दी गई और वो ये सारा कुछ है। तो और अपने टेन्योर में जब 3.5 साल में रहे उसमें आप लोग कुछ साबित भी नहीं कर पाए, कोई करप्शन के केसेस में सजाएं भी नहीं हुई। तो अब आप लोगों के ये नैरेटिव में कमजोरी इसलिए भी आ रही है इस वक्त, अगर वो सजा नहीं हो रही है या वो बरी हो रहे हैं तो इसलिए भी आपका नैरेटिव कमजोर दिखाई दे रहा है। नहीं, ये बात तो आपकी ठीक है। अगर 3 साल 3.5 साल केसेस चले हैं और उसमें हम उसको एक अल्टीमेट नहीं पहुंचा सके तो जाहिर है कि वो जो हमारे एहतसाब के इंचार्ज थे, लोग थे, उनकी नाकामी है। और ये अलहदा बात है कि जो देखिए, प्राइम मिनिस्टर का तो काम नहीं है कि वो इसको जरा माइक्रो मैनेज करे, करना भी नहीं चाहिए। और ना ही प्राइम मिनिस्टर का ये काम है कि वो लोगों पे केसेस के ऊपर नजर रखे या करे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मैंने पहले साल से मेरा नुक्ता नज़र ये था कि हमने एक नैब क्रिएट किया है, उसके ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है अपनी तरफ से। बट प्रैक्टिकली उसका कोई हाल नहीं है, ना उसकी कैपेसिटी है, ना उसका कोई है। तो मैंने तो ये कहा था कि हम जो बड़े केसेस हैं 10-15, इनको हम नैब से एफआईए में ट्रांसफर करें और इनको हम पूरी जिम्मेदारी के साथ, ताकि एक मंतकी इंजाम तक पहुंचा सकें। तो फिर वो क्यों वो नहीं कर सके? मंतकी क्या क्यों नहीं कर सके अगर नहीं, ऐसा आप चाहते थे तो? बस उस वक्त इन्होंने कहा कि नहीं, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और किसी को लगना नहीं चाहिए हमारे तहत है, और उसका कोई फायदा नहीं था। देखिए, मीडिया में कोई भी जो भी हुकूमत होती है, इल्जाम उस पर लगता है, और अगर नाकामी है तो भी उसकी है, कामयाबी है तो भी उसकी है। तो हमें एक्चुअली ये इसमें नहीं पढ़ना चाहिए था कि हमें जनाब वो
लगेगा कि हमारे मातहत है या कुछ है। नहीं भी मातहत था तो अब जैसे अभी आपने सवाल किया है, सारे लोग कहते तो यही है आप नहीं करवा सके, चाहे वो हमारे मातहत था या नहीं था। तो हमें पहले साल ही एक्चुअली इसको FIA में लाना चाहिए था और जाहिर है कि हमारी कोताही। राइट, तो अब आप लोग नेक्स्ट जाहिर है कि चाहते हैं कि आप लोग इस समझते भी हैं कि 75% आप लोग इस वक्त आपका वोट बैंक है और आप लोग जीत जाएंगे। तो अगर आप लोग दोबारा इक्तदार में आते हैं तो फिर ये करप्शन का नैरेटिव लेकर चलेंगे और फिर किस किस्म का एहतसाब करेंगे? देखिए, सबसे अच्छा तो ये है कि हम इदारों के अंदर ट्रांसपेरेंसी ला सकें। मसलन मैं आपको बताऊं, आप देखें ना, जो कामयाबियां हैं वो इतनी ज़्यादा डिस्कस नहीं होती मीडिया के ऊपर। मिसाल के तौर के ऊपर आपको मैं याद कराना चाहता हूं कि हमने तकरीबन 200 के करीब कंपनीज के अंदर अपॉइंटमेंट्स किए हैं, CEOs लगाए, एक भी कोई सिफारशी नहीं था, एक भी कोई मेरिट से हटके नहीं था। बहुत बड़ी कामयाबी है। और इससे पहले हर जो मामला था वो अदालतों में जाता था, हर अपॉइंटमेंट जो है वो चैलेंज हुई, हर अपॉइंटमेंट जो है उसके ऊपर बातचीत हुई। उसके बाद जब 3.5-4 साल के बाद जब ये नैरेटिव, जब ये हुकूमत खत्म हुई है, तो आप देखें कि 4 साल की हुकूमत में 2 स्कैंडल जो हैं वो हुकूमत लेके आई है। एक ये कि इमरान खान ने अपनी घड़ी बेच दी जिससे उन्होंने अपनी सड़क जो है वो बनवा ली, और दूसरा स्कैंडल ये है कि जी वो KP के चीफ मिनिस्टर के साथ हेलीकॉप्टर के ऊपर जो है वो सफर करते हैं। सो आई थिंक हर PTI का जो रुकन है, ही शुड बी प्राउड ऑफ इट्स गवर्नमेंट के इतने 75 सालों बाद ये पहली गवर्नमेंट आई जिसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है और इस तरह के बेहुदा इल्जामात तराशने पड़ते हैं। तो असल में तो आपने निजाम ऐसा करना है। अच्छा, बाकी राइट, वो ये तो एक मेरे इल्ज़ाम है। जाहिर है कि मैं इसके ऊपर सवाल इसलिए भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये इल्ज़ाम है नवाज शरीफ साहब ने आज लगाया है। वो कहते हैं कि 150 अरब की करप्शन की गई है, बिलियन ट्री का उन्होंने जिक्र किया, अलकादर ट्रस्ट का किया है। सिर्फ और सिर्फ आप जो कह रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर या फिर सिर्फ और सिर्फ तोशा खाना नहीं है, गड़ी बेचना नहीं है, इसके अलावा भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन जाहिर है कि अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करें। इसलिए मेरा आपसे सवाल ये होगा कि आप लोगों ने भी तो ये सारे मामलात उठाए थे करप्शन के, और अब आगे भी कोई विजन नजर नहीं आता कि आप लोग एहतसाब किस किस्म का करेंगे। आपने कहा कि आपने CEOs लगाए थे, तो अगर जस्टिस जावेद इकबाल, आप कह रहे हैं ट्रांसपेरेंट लगाए थे, जस्टिस जावेद इकबाल आपने लगाया था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने लगाया था, अब आप लोग उन्हीं को ऑन करने को तैयार नहीं है? नहीं, वो CEOs तो नहीं है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल सरबराह तो है ना जी। बिल्कुल नहीं, वो हमने तो नहीं लगाए ना, वो तो अपोजिशन ने और गवर्नमेंट ने मिलके लगाए थे। और जाहिर है कि आप कंडक्ट जो है उसी से ही पता चलता है कि वो कैसे हैं, और जाहिर है कि उनकी कारकर्दगी जो है वो मायूस कुन है, इसमें क्या शुबा। राइट, हुकूमत से मुज़ाकरात हो रहे हैं फवाद चौधरी साहब? नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। और देखिए, सीधी बात है, इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जरूर हुए हैं। इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने, बड़ा सिंपल है, हमने कहा जी चाहे आप बिहाइंड द सीन्स करना चाहें या सबके सामने करना चाहें, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि हमारा नुक्ता नज़र बड़ा वाज़ेह है और हम ये कह रहे हैं कि आप अर्ली इलेक्शंस की डेट दें, उसके बाद हम बैठ के बाकी मामलात के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो हुकूमत अगर अर्ली इलेक्शंस की तारीख दे देगी तो फॉर्मल मुज़ाकरात भी शुरू हो जाएंगे, नहीं देंगे तो हम अपने दोनों सूबों में करा देंगे। जो इनफॉर्मल मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें क्या फर्स्ट मुतालबा यही रखा गया है कि अर्ली इलेक्शन की डेट दें, और अर्ली इलेक्शन की डेट कब तक अगर दे दी जाए तो आप लोगों के लिए काबिल कबूल होगी? देखिए आलिया, इशू ये है कि जाहिर है हमारा मुतालबा तो सिर्फ एक ही है, अर्ली इलेक्शन। और उसकी वजह देखिए, उसमें भी हमारा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस तरह से देखें तो हमने 31, अगर आप IRIS का सर्वे जो है वो मार्च का उठा के देखेंगे, इमरान खान की मकबूलियत उस वक्त 31% थी। आज उठा के देखें वो 66% के ऊपर है, और अगर ये 3-4 महीने और गुजरेंगे तो वो 70% पे पहुंच जाएंगे। तो उनकी मकबूलियत तो ऊपर जा रही है। सब जब भी इलेक्शन होंगे, इमरान खान जो है वो 2/3 से इलेक्शन में हुकूमत बनाएंगे। असल मसला ये है कि ये पाकिस्तान नहीं चल रहा। इनके पास देखे ना, अगर आपने 7 महीने लेट से ये कह रहे इलेक्शन आगे लेके जाना चाहते हैं, तो 7 महीने का प्लान तो आपके और हमारे सामने रखे ना। जिस दिन ये लो कॉन्फिडेंस मूव आई थी, हमारा फॉरेन रिजर्व जो था वो $16 बिलियन के ऊपर था।
अब ये तकरीबन अब ये $7 बिलियन से भी कम हो गया है। हमारे जो दरामदात हैं वो कह रहे हैं कि जी 1 महीने का हमारे पास पैसे हैं, उससे ज्यादा हमारे पास पैसे ही नहीं है। एलसीज आपके सामने हैं, हमारे पास जो इसकी ये अदरक, लहसुन और प्याज वो कंटेनर खड़े हैं, हमारे पास $65 लाख नहीं है एलसीज वो देने के लिए। $4.25 अरब की एलसीज जो रुकी हुई है। जिस दिन ये खुलेगा, जो डॉलर है वो बिल्कुल एक दफा दोबारा तीन साढ़े आप कह रहे हैं 330 पे चला जाएगा। अब मुझे आप बताएं कि ये पीटीआई का प्रॉब्लम है, ये तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है ना। पाकिस्तान में हमें कोई मैनेजमेंट प्लान तो दे। लेकिन कह रहे हैं 7 महीने आगे लेके जाना है, और 7 महीने चलाएंगे कैसे? हम उनसे सिर्फ इतना कह रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि किसी भी हुकूमत का प्लान जो है वो असेंबली में जाकर ही एज आ ओपोजिशन आप समझेंगे, ना सड़कों पर रहकर समझा जा सकता है, ना मुज़ाकरात में समझा जा सकता है। और हुकूमत ये कोशिश कर रही है, और ये खबर भी है कि शायद वो दावत देना चाहती है कि आप लोग कौमी असेंबली में वापस आ जाएं, वहाँ पर आकर इलेक्शन के ऊपर भी बात की जा सकती है। तो अगर हुकूमत ये ऑफर करती है तो आप लोग कौमी असेंबली में वापस जाएंगे? जी बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, अगर हुकूमत पहले जल्द इंतखाबात का ऐलान कर दे और इस बात के ऊपर हमारे साथ कर ले कि वो जल्द इंतखाबात के लिए तैयार है। तो फिर फ्रेमवर्क बनाने के लिए कुछ जो कवानीन में तब्दीलियां करनी है, नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना है, इंटरिम गवर्नमेंट लगानी है, उसके लिए असेंबली में जाया जा सकता है। नहीं तो डेट, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कौन सी डेट, मार्च के बाद भी जाया जा सकता है? कोई भी डेट आ जाए उसको वो काबिल कबूल होगी, या फिर आप लोगों की एक डेडलाइन है कि यहाँ तक हमें काबिल कबूल होगा, इससे आगे नहीं जाएंगे? नहीं, हमें फ्रैंकली डेट हमारे लिए कोई डेडलाइन नहीं है। उसमें जो है वो हम जो है फ्लेक्सिबिलिटी भी ला सकते हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि रमज़ान से पहले नई हुकूमतें जो हैं उनकी तश्कील हो जाए। लेकिन हमारी सिर्फ अर्ज ये है कि अगर आप आगे ले जाना चाहते हैं तो फिर कोई इकोनॉमिक फ्रेमवर्क दें कि आप 6 महीने या 7 महीने मुल्क कैसे चलाएंगे। क्योंकि देखिए हमारी इकोनॉमिक टीम बड़ी क्लियर है, वो कहते हैं आप ये तो डिफॉल्ट कर जाएंगे, और डिफॉल्ट कर जाएंगे तो फिर आप हुकूमत में आके कैसे जो है वो मामला चलाएंगे। सो हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है डेट्स की, दैट इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि गवर्नमेंट कोई हमें बताए कि वो कैसे मुल्क जो है वो आगे 6-7 महीने चलाएगी, तो कैसे चलाएगी। नहीं, जैसे कि फवाद, जाहिर है कि आपने ये जो अपनी इकोनॉमिक टीम है उससे मशवरा किया होगा, और इस वक्त जो डॉलर जिस तरह से जा रहा है, आप लोग क्या समझते हैं, क्या इंडिकेशंस होने चाहिए कि आप चाहेंगे कि इस वक्त आप लोगों की तसल्ली के लिए कि ये ठीक है? वो तो कुछ भी कहेंगे कि हमने तो दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, आप तो मानेंगे नहीं। जाहिर है कि आप लोगों की अपनी एक तरजीह होगी, अपना एक विजन होगा, अपनी एक पॉलिसी होगी जिसको आप फॉलो करेंगे। तो आप लोग क्या इंडिकेशन, किस इंडिकेशन को समझेंगे कि ये है तो दुरुस्त सिमत है, और उसको आप मान लेंगे और इस हुकूमत को टाइम पूरा करने देंगे? देखिए वो इशू ये है आलिया कि हमारा और उनका इशू नहीं है। इशू ये है कि इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट जो हैं वो क्या समझ रहे हैं। मतलब अभी जो डिफॉल्ट की बात है वो हमने तो बाद में की है, पहले तो उनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं। उसके बाद जो बाकी इनके सारे इंडिपेंडेंट, चाहे शब्बर जैदी साहब हों, हमारे अपने हफीज पाशा साहब हों, या जो टॉप के इकोनॉमिस्ट हैं, वो सारे कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान तो डिफॉल्ट करने की तरफ जो है वो जा रहा है। अब मसला ये है, यानी कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच जाए तो आप लोग अक्टूबर तक भी वेट कर लेंगे, बस पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान की मईशत को बचाना है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अब मुझे सिर्फ ये जो समझना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, देखिए इस वक्त हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपके जो करीब तरीन दोस्त हैं, जैसे कतर है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, चाइना है, इन ममालिक से भी इस हुकूमत को कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। और वो सपोर्ट क्यों नहीं मिल रही? वो सपोर्ट इसलिए नहीं मिल रही कि वो मुल्क देख रहे हैं कि इस लीडरशिप के साथ रहने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ खड़े हैं। और पाकिस्तान के इस वक्त जो इनकी अनपॉपुलैरिटी है, उसमें कोई पता नहीं कि 4 महीने बाद या 3 महीने बाद क्या हो, 2 महीने बाद क्या हो। लिहाजा जिन मुल्कों की मदद से आपने स्टेबलाइज करनी है अपनी इकोनॉमी, वो आपके साथ नहीं खड़े हैं। और वो खड़े होंगे जब उनको पता होगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट है जिसने 5 साल रहना है। वो गवर्नमेंट होगी तो फिर आप जो है वो आगे बढ़ सकेंगे, अगर नहीं होगी तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते।
यानी कि अभी फवाद चौधरी साहब, मैं ये समझूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 20 दिसंबर तक असेंबलियां तहलील करने का अपना फाइनल इरादा रखती थी, अभी वो एक्सटेंड भी हो सकता है, अभी 20 तारीख से आगे तारीख चली जाएगी। अगर हुकूमत ऐलान कर दे कि वो इलेक्शंस के लिए, नेशनल इलेक्शंस के लिए तैयार है, तो फिर हम 20 सितंबर 21 सितंबर से आगे भी जा सकते अगर इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे तो आप लोग 20 तारीख के बाद वेट नहीं करेंगे हुकूमत का? हैं। फिर हम वेट नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि देखिए, हमारा ये एक कंसिडर्ड ओपिनियन है कि ये जो अपना मुल्क है, ये डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, और अगर हम इलेक्शन फोर्स नहीं कर सकते जल्दी, तो पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हो। फवाद चौधरी साहब, वैसे आपके साबिक वजीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने खुद ही कहा है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करते, कोई ना कोई सहारा देने के लिए आ जाता है, चाहे उसकी हमें कीमत ही क्यों अदा ना करना पड़े। तो आप यकीन रखिए कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, बकौल आपके साबिक वजीर ख़जाना के। तो अगर इस वक्त जो आप बातचीत जो भी हो रही है, अगर वो क्या इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू भी, इस्टेब्लिशमेंट भी उसमें कहीं ना कहीं है, या डायरेक्ट आपकी हुकूमत के साथ जितनी भी इनफॉर्मल भी अगर बात की जाए तो हो रही है, तो ये डायरेक्टली हो रही है? नहीं, हमारी जो बातचीत जो है आरफ अलवी साहब ही करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट से भी वही बात कर रहे हैं, और इनसे भी, इसहाक डार साहब से भी वही बात कर रहे हैं। और उनके अलावा तो कोई बड़ा चैनल जो है वो कोई ओपन है नहीं, कोई बात है नहीं। जी तो बिल्कुल। जब जी बिल्कुल। वही तो बात कर, जी ठीक है। तो नई इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता हुआ है, या उनकी जानिब से भी आप लोग कोई देख रहे हैं कि तवक्को कर रहे हैं, कोई राब्ता है अभी? नहीं, तवक्को तो हमारी यही है कि जो 6-7-8 महीने की पॉलिसीज हैं, हम्म। उनको वो रिवर्स करेंगे। हम्म। और जो इस वक्त ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन हम्म। अभी तक अनफॉर्चुनेटली, जैसे आजम सवाती का केस है, शहबाज गिल का मामला है, हम्म। हमारे सोशल मीडिया के जो बच्चे हैं उनका मामला है, पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी का मामला है, इनके ऊपर उतनी पेशरफ्त नहीं हुई जो हम्म। हमारी तवक्को थी। बहरहाल, नए आर्मी चीफ से हमारी तवक्को है। एक तो वो अरशद शरीफ की वालदा को कहा जा रहा है मिले, मैं समझता हूँ ये बड़ा ही खुशाइंद बात है। हम्म। और नए आर्मी चीफ को मरहम रखने की जरूरत है लोगों के जख्मों पे। हम्म। उनके पहले 7-8 महीने में पाकिस्तान में इदारों में बड़ा फासला पैदा हुआ। अवाम में और इदारों में इस फासले को कम करने की जरूरत है। जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बड़ा जरूरी है। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली तासुर ये है कि हमारी अदलिया आज़ाद नहीं है, हम्म। और ये एक तासुर है जिसके ख़त्म होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम्म। और जो हमारी जो मेन पोजीशन है, उसके ऊपर इम्पोर्टेंट है कि आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद हो, और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ फ़ौरन बंद हों। हम्म। और जहाँ पे एक ये ऐसे जाली केसेस बनाए जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, वो ख़त्म होने की ज़रूरत है। और जैसा मैंने कहा, नए चीफ से तवक्को है कि वो ज़ख्मों पे मरहम रखेंगे, और उनको मजीद आगे ये जो रवैये हैं इनको बेहतर करने की जरूरत है। जी फवाद चौधरी साहब, मेरा सवाल ये था कि नए आर्मी चीफ से राब्ता हुआ है, कोई मैसेज, इनफॉर्मल कुछ मैसेज गया है या आप तक आया है? जिस तरह मैंने कहा कि प्रेसिडेंट आरफ अलवी साहब भी जो हैं वो इन टच हैं। उनके जरिए हमने अपनी जो आप समझिए कि जो हमारी रिजर्वेशंस हैं हमने पहुंचाई। और देखते हैं अब आगे कैसे तो सिलसिला क्या चलता कोई यकीन दहानी आई आपको? है। देखिए, यकीन दहानी का तो पता चल जाएगा ना, जब चीजें बेहतर होंगी तो आपको भी पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा। जैसे आपने कहा कि केसेस कुछ बनाए जा रहे हैं, तो ये भी है कि मुज़ाकरात जो हो रहे हैं इनफॉर्मल ही सही, उसमें ये भी बात आ रही है कि इमरान खान के ऊपर जो केसेस बनाए जा रहे हैं वो केसेस भी ख़त्म होने चाहिए। हमने वैसे ऐसी कोई बात की नहीं है, लेकिन खत्म होने चाहिए तो बिल्कुल जाली केसेस हैं जिनका ना सर है ना पैर है। उस तरह के केसेस जो हैं वो जाली जबरदस्ती केसेस बनाए जा रहे हैं, वो किसी पे भी नहीं बनने चाहिए, इमरान खान पे भी नहीं बनने चाहिए। तो फिर ये अगर आप इस किस्म का रखेंगे कि केसेस ख़त्म होने चाहिए, तो फिर इसको एनआरओ नहीं कहा जाएगा, समझा जाएगा? क्या है ना, क्या अगर आप मतलब ये क्या, मुतालबा करते हैं कि इमरान खान मतलब के ऊपर केसेस? ये कहना कि जाली केसेस आप ना बनाएं या खत्म करें, इसमें मतलब ये क्या है? यही इसको बात हम क्या, यही बात मुस्लिम लीग नून कहती थी कि ये हमारे केसेस ख़त्म करें। और जब नैब में तरमीम भी थी तो उस मामले में भी जो उनके पॉइंट सामने आए थे, तो आप लोग ये कहते थे कि ये एनआरओ मांग रहे हैं। तो अगर आप भी इस तरह से कहेंगे कि केसेस ख़त्म करें, उनको लेट्स ट्राई देम, कि वो जो भी इमरान उनमें। खान जी
इमरान खान पे क्या केसेस हैं जिनमें हम कहें कि वो इसी तरह के हैं जिस तरह के नवाज शरीफ से? इमरान खान के ऊपर 23 FIR हैं, हम्म। जिनमें से 8 FIR हैं एंटी टेररिज्म की। हम्म। क्या इमरान खान टेररिस्ट है? हम्म। और क्या एहतजाज करना टेररिज्म है? हम्म। इमरान खान के ऊपर तकरीबन 10 के करीब FIR हैं कि उन्होंने जलसे जुलूस किए। हम्म। फिर FIR हैं कि मदीना शरीफ में जब ये गई थे सारे और लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए थे तो उन्होंने कहा था कि ये ब्लास्मी हो गई है। हम्म। अब आप मुझे बताएं कि कौन से केस हैं जो कि आपके ख्याल में लीगली जो है वो रहने चाहिए? जाहिर है कि तोशाखाना है और इसके लिए फॉरेन फंडिंग का भी अब ये मामला अदालत में है, और इसके अलावा और भी जो नाहिली वो के तो हवाले से भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तोशा खाना के ऊपर जो केस है या फॉरेन फंडिंग का, वो उसके तो फैसले हो चुके हैं। जी। वो तो हमने अदालत में चैलेंज किया हुआ, उसका हुकूमत से तो कोई ताल्लुक नहीं। जी ठीक है। अच्छा, ये कुछ जो मामला पंजाब असेंबली के हवाले से है, और पंजाब असेंबली की तहलील में क्या कोई रुकावट तो नहीं है? जैसा कि ये तासुर आ रहा है शायद चौधरी परवेज इलाही असेंबली तहलील करने के हक में नहीं है। देखें जी, बात यह है कि ओपिनियंस होती हैं। जब हम नेशनल असेंबली में भी रिजाइन कर रहे थे तो बहुत लोगों की ओपिनियन थी कि आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बल्कि हमारे इवन प्रेसिडेंट साहब, अगर आप उनका इंटरव्यू सुने, आरफ अलवी साहब कह चुके हैं कि मेरे ख्याल में इस्तीफा नहीं देना चाहिए। तो ये ओपिनियन होती हैं पार्टीज में। इसी तरह से चौधरी परवेज इलाही साहब की एक ओपिनियन है, लेकिन जब एक फैसला ये है कि फैसला इमरान खान ने करना है, वहां पे भी जब इमरान खान ने फैसला कर लिया, 127 बंदे ने इस्तीफा दिया। यहाँ पे भी जब इमरान खान ने फैसला करना है तो असम्बलियां तहलील होनी है। और चौधरी साहबान जो हैं उन्होंने बिल्कुल फैसला किया है, वो हमारे साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और फैसला तो सिंपल है ना, या उन्होंने हमारे साथ खड़ा होना है या नहीं खड़ा होना। हमारे साथ खड़ा होना है तो उन्होंने असम्बलियां तोड़नी है, और वो हमारे साथ खड़े। राइट। आप मोहन्नस इलाही के इस बयान को, कि जिसमें वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा के कहने पे पीटीआई का साथ दिया, इससे इत्तफाक करते हैं, और अगर उन्होंने उनके कहने पे दिया तो फिर भी आपके लिए चौधरी परवेज इलाही काबिल कबूल हैं? देखिए, वो तो उसके बाद बड़े पुलों के नीचे पानी गुजर गया है, और उसके बाद भी वो पीटीआई के साथ खड़े। और मुझे नहीं पता कि उन्होंने साथ किसके कहने पे दिया या क्या दिया, लेकिन वो पार्टी के पीटीआई के साथ खड़े हैं। इसलिए जब तक वो पार्टी के साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। तो आप एग्री करते हैं कि डबल गेम खेली जनरल बाजवा ने? तो अगर वफाक में आपके बकौल के पीडीएम को लाया गया, या ये जो भी आप लोग हैंडलर्स वगैरह वगैरह जो भी आप कहें, तो पंजाब में फिर चौधरी परवेज इलाही को आपकी सपोर्ट की गई, तो दोनों तो बैलेंस हो गया। एक तरफ आपको हमायत मिल गई, एक तरफ आपके बकौल, एक तरफ उनको मिल गई। तो फिर तो अगर यहाँ पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, तो फिर वफाक को भी एक्सेप्ट कर ले। तो यहाँ पे कैसे? यहाँ पे तो आपको याद होगा, हमने इलेक्शन जीत के हम आए, हमारी हुकूमत तो यहाँ पे ले ली गई थी। उसके बाद इलेक्शन हुए, उन इलेक्शंस में हमने स्वीप किया, 2/3 मेजोरिटी जीती, फिर हमने जाके ये हुकूमत बनाई। ये हुकूमत हमने कोई जो है वो ऐसे किसी से वो तरले मिन्नतें करके तो नहीं ली, ये तो अवाम ने हमें दी है। असूली तौर के ऊपर पाकिस्तान में तो जो कि प्रैक्टिकल तो जमहूरियत खत्म हो चुकी है। अगर थोड़ी सी भी जमहूरियत हो, और आपने दुनिया में देखा है, इस तरह की शिकस्त के बाद रूलिंग पार्टी वैसे ही इस्तीफा दे देती है। 2/3 मेजोरिटी से पंजाब के अवाम ने जो है वो हराया इनको, लेकिन ये इतने बेहया है, इनके ऊपर असर तक नहीं हुआ। तो बस ऐसे ही। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, आपकी नज़र में जनरल बाजवा ने मुल्क के लिए क्या किया और क्या छोड़ा है? देखिए, हर जो इतनी लंबी टेन्योर उनकी रही है उसमें अच्छी चीजें भी हुई हैं, और उसमें जाहिर है कि आखिर में हमारी तलखियां भी बहुत हो गई हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ कि उनका, हमारा जो टेन्योर है उसमें बड़ा उनका ताउन भी हमें हासिल रहा है, और बड़े बड़े फैसले इमरान खान ने पाकिस्तान में 20 साल के बाद अफगान पॉलिसी को हमने तब्दील किया, तालिबान के साथ हमने अपनी राहो रस्म बढ़ाई, उसके नतीजे में हमने जो हमारा बॉर्डर है उसके ऊपर जो फेंसिंग हम कर पाए, जो हमने वीज़ों के तरीक़ाकार तब्दील किए, पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री बनाने के लिए जो इक़दाम किए, वो अगर हमें जनरल बाजवा साहब का और फैज़ साहब का ताउन ना होता, वो हम नहीं कर पाते, और उसका बड़ा फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को। और फिर आखिर में ज़ाहिर है जब तलखियाँ हो गई, जब साथ होते हैं तो आप तो साथ होते हैं, जब खिलाफ होते हैं तो फिर खिलाफ होते हैं।
जाहिर है, लेकिन इमरान खान साहब खुद ये अभी कहते हैं कि गलती हुई एक्सटेंशन देकर, तो फिर अगर पहली गलती की थी तो फिर दूसरी बार एक्सटेंशन की जनरल बाजवा को ऑफर क्यों की? ये तो देखो बात ये एक्सटेंशन कौन सा कुछ सिविलियन लीडर देता है या वो लेते हैं, वो तो लेते ही है ना। वो एक्सटेंशन का तो एक लंबी चौड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। और अनफॉर्चुनेटली दोबारा भी हम वहीं खड़े हैं, 1.5 साल बाद फिर यही जो है वो हमारा मसला बना हुआ होगा कि एक्सटेंशन देनी है नहीं देनी। 2 साल बाद शुरू हो जाता है काम। नहीं, वो लेकिन हम अब तो ए पॉलिटिकल हो गए ना, अब तो ए पॉलिटिकल कह दिया है। आप देखें कि ब्रीफिंग आ गई है, बार बार कह चुके हैं कि ए पॉलिटिकल हो गए। लेकिन वो तो पता चलेगा ना, वो कहते हैं लेट्स वॉक द टॉक। अगर अगर ये वॉक द टॉक करेंगे, जो कह रहे हैं वही होगा, तो उसका आपको भी पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा। सिंपल बात है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, जब मीडिया के ऊपर फोने नहीं आएंगे उनको कि ये करना है और वो करना है, ये खबर नीचे रखनी है वो खबर ऊपर रखनी है, अगर अदालतों को जो है आज़ादाना फैसले करने की इजाज़त मिल जाएगी, सियासत में इंटरफेरेंस नहीं होगी, तो उसका सारी दुनिया को पता चल जाएगा। वो कौन सी कोई सीक्रेट थोड़ी, इंटरफेरेंस भी सीक्रेट नहीं है और अपॉलिटिकल भी होंगे तो सीक्रेट नहीं रहेगा। ये तो बड़ा सिंपल। जी राइट। अगर इलेक्शन अपने वक्त पर होते हैं तो आप लोग उन इलेक्शन के लिए भी जाने के लिए तैयार होंगे, और उसके लिए पंजाब असम्बलियां तहलील करके नए इलेक्शन करवा के अगर वफाक का फ़ायदा उठाते हुए पंजाब में आप लोग लूज़ कर जाते हैं तो इस सियासी नुकसान का तहमीना आप लोगों ने लगाया है ये तहलील करने से पहले? इस वक्त तो हमने हमजा शहबाज के अंडर इलेक्शन लड़ा था और वो इलेक्शन हम 2/3 मेजोरिटी से जीते हैं। और तमाम सर्वेज हर चीज जो है वो इस तरफ ही निशानदही कर रही है कि तरीके इंसाफ इंशाल्लाह 2 तिहाई अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। अब उसके बाद आगे क्या होता है, चीजें आगे कैसे चलती हैं, मुझे तो उल्टा लगता है। अगर हमने हुकूमत बना ली इंशाल्लाह 2/3 मेजोरिटी से, तो 5 महीने के बाद आप देखेंगी कि नून लीग को पंजाब में कैंडिडेट नहीं मिलने और हमारा मुकाबला आजाद उम्मीदवारों से होना है। अच्छा, जो कश्मीर में फवाद चौधरी साहब कहने वाले ये भी कहते हैं कि अब जहाज नहीं है, अब एटीएम मशीन्स भी नहीं है, तो कैंडिडेट मिलना मुश्किल हो जाएंगे, जोड़ तोड़ करना मुश्किल हो जाएगा। अभी 2 इलेक्शन हमने सारे जहाजों के खिलाफ ही लड़े हैं और हमने सारे एटीएम्स के खिलाफ ही लड़े हैं। इमरान खान ने जो इन्होंने अपनी सीटें खाली कराई थी उनमें हम 36 इलेक्शन हुए हैं, 30 इलेक्शन पीटीआई उसमें 37 में से जो है वो जीती है। ये 75% इलेक्शन है टोटल जो अभी तक हुए हैं। तो ये तो ऐसे कहने वाली बातें, इनको जो है जरा जरूरत करे ना इलेक्शनों में जाने की, तो हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन अब राना सनाउल्लाह ने तो चैलेंज कर दिया है कि आप इस वक्त पंजाब असेंबली तहलील करें, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, तो वो तो देर तो आपकी तरफ से हो रही है ना? हमारी तरफ से नहीं हो रही। राना साहब अपनी लीडरशिप के साथ इन टच नहीं है या लीडरशिप उनको एतमाद में नहीं ले रही। उनको पता नहीं है कि साग डार साहब जो मुलाकातें कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। राना साहब जो हैं उन्होंने बात की है, लेकिन वो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। राना साहब की तो अपनी सीट पे जमानत जब्त हो जानी है, तो वो राना साहब तो फैसलाबाद जाके देखें जो इन्होंने जुल्म किया है। कम से कम 8.5 लाख लोग इन्होंने फैसलाबाद डिवीजन में बेरोजगार हो गए हैं। टेक्सटाइल के एक कितना बड़ा क्राइसिस आया हुआ है। ये अभी इनके जो था ये आबिद शेर अली, इसके इलेक्शन में राना सनाउल्लाह जो थे वो दर फिरे फैसलाबाद में, और आपने रिजल्ट देख लिया। आबिद शेर अली और राना सनाउल्लाह ने सुलह कर ली। इन्होंने आपस में बैठ के जनाब कि इमरान खान को हमने हराना है, वो आपने नतीजा देख लिया है। फैसलाबाद का नतीजा तो पहले ही आ चुका है। राना साहब को चाहिए पहले उस पर गौर कर लें। राइट। तो ये अगर आप लोग असेंबली हुकूमत के साथ कोई बातचीत फाइनल नहीं होती है, आपका मुतालबा जाहिर है कि अर्ली इलेक्शन का है और फिर इलेक्शन डेट का है, सबसे बड़ा मसला इलेक्शन डेट का है, वो नहीं है हुकूमत अगर मानती, तो फिर अगर पंजाब में इलेक्शन करवाने पड़ते हैं या खैबर पख्तूनख्वा में कराने पड़ते हैं तो वहाँ पर यही इलेक्शन कमीशन करवाएगा जिस पर आपको तहफ़्फ़ुज़ात है, तो फिर इसी इलेक्शन कमीशन के साथ ही आपको इलेक्शन में जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर हुकूमत के साथ फिर आप ये निगोशिएट नहीं कर सकते कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तब्दील कर दें, ये टीम तब्दील कर दें, ये ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही। और पिछला इलेक्शन भी हमें इसी इलेक्शन कमीशन के साथ लड़ना पड़ा और इन्होंने पूरा जोर लगाया फिर भी। लेकिन इस वक्त देखिए अलिया फर्क इतना है वोटों का, फ्रेंकली ये खिलाफ भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह।
बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। नासरीन, यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे सरदार लतीफ़ खोसा साहब, उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। की पहुंची वेलकम बैक नासरीन। इस वक्त जैसे कि आपने फवाद चौधरी साहब को भी सुना है, वो ये कह रहे थे कि इनफॉर्मल मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर इनफॉर्मल मुज़ाकरात हो रहे हैं और क्या बातचीत हो रही है, कंडीशंस क्या हो सकती हैं, और काफ़ी फवाद चौधरी साहब ने इस वक्त हमारे प्रोग्राम में लचक का मुजाहरा किया है कि वो तो इस बात पर भी एग्री हो गए कि अगर मईशत दुरुस्त सिमत में चल पड़े तो वो अक्टूबर तक भी वेट करने को तैयार हैं। तो लगता ये है कि PTI ने अब इस बात पर कहीं ना कहीं रजामंदी शो कर दी है कि वो अब हुकूमत के साथ बैठेंगे भी और नेक्स्ट इलेक्शन तक वेट भी कर लेंगे। लेकिन इस वक्त हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, इनफॉर्मल क्यों नहीं है, ओपन क्यों नहीं है, इस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने, साबिक गवर्नर पंजाब हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सरदार साहब, ये जो इस वक्त PTI और PDM के दरमियान और हुकूमत के दरमियान एक इनफॉर्मल मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो ये क्या बिठाया गया है, खुद से मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या ये पसे पर्दा चल रहा है? क्योंकि फॉर्मल मुज़ाकरात और कोई उधर से टीम इधर से टीम कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल कहा जा रहा है, पैगामात तक ही है। क्या लगता है आपको? देखें, किसी ने क्या बिठाना है, ये कोई हेडमास्टर जब है जो बिठाएगा। और जब हमारे इदारों ने एक दफा कह दिया कि वो न्यूट्रल है और उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर खुशाइंद बात हो नहीं सकती है। और मैं समझता हूँ कि अगर आइन ही के मुताबिक मामलात को चलाया जाए तो रियासत जो आर्टिकल 7 आइन में जिसको डिफाइन किया गया है उसमें अवाम ही को मुक्तदर किया गया है, नीचे से लेके ऊपर तक, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट असेंबली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सूबाई असेंबली और सूबाई हुकूमत हो, या पार्लियामेंट और वफाकी हुकूमत हो। ये है रियासत और इसी की ताबेदारी यानी लॉयल्टी टू द स्टेट है, लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट नहीं है, लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इनवायलेबल है ऑब्लिगेशन, हर शहरी पर वाजिब है कि वो इनकी जो है वफादारी भी करे और आइन की पासदारी और ताबेदारी करे। सो मैं समझता हूँ अच्छी बात है। हमें मामलात जो है ये आपस में मिल बैठकर ही सियासतदानों को यानी अवाम को ही तय करना है, इसमें किसी और को बीच में जो है हेडमास्टर बनने की जरूरत नहीं है और ना ही गुंजाइश है आइन के तहत। सो अगर बातें देखिए, एक मैक्सिमल पोजीशन PTI ने ले रखी है, मोहतरम इमरान खान साहब ने काफी अरसे से एक मैक्सिमल पोजीशन ली है कि नहीं बात करनी, और मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जो वो बातें करते रहे ऑपोजिशन के बारे में वो नामुनासिब थी। और जाहिर है कि फिर जवाब यहाँ गजल के तौर पर इधर से भी मैं नहीं समझता कि कोई मौजूद बातें की गई जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब उनके बारे में करते रहे। तो अच्छी बात है, एक जो है कम से कम अब एक बैक डोर चैनल से जो है बातें हो रही हैं, और जब बातें थोड़ी उस मस्बत नताइज की तरफ पहुंच जाएंगी तो फिर फॉर्मल भी हो जाएगी। लेकिन देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि खुदारा लोगों से प्यार कीजिएगा, रियासत से प्यार करें, पाकिस्तान से प्यार करें, इसको पहली फौकियत दीजिएगा। बाकी सारी चीजें सानवी और बाद में आती हैं। ममलिकत, रियासत, अवाम सभी खुशहाल होंगे तो ही सियासत अच्छी लगती है, तो ही इलेक्शंस माने खेज होंगे। अब अगर हमारी जो माशी कैफियत ये है मईशत में कि हमारे 6.5 बिलियन सारा रह गए और हम अभी जो है अपना हमने वो उसके बंदिश लगा रखी है स्टेट बैंक ने नई एलसीज खोलने की, और अगर ये जो है हमारे पास वो नहीं है, फिस्कल डेफिसिट भी इतना है कि हम अभी कर्जे भी देने लायक नहीं है, और क्या हम 47 अरब इलेक्शन कमीशन ने एक मांगा है और 20 अरब एक मांगा है, यानी 100 अरब क्या हम मुतहम्मिल हैं कि इसके इलेक्शन पर खर्च कर सकें। और खुसूसन जबकि अभी इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है 4 से 6 माह आपको लगेंगी जो है ये सेंसस कराने में, मर्दमशुमारी करवाने में। मर्दमशुमारी के बाद फिर आपने जो है उनकी हल्का बंदियां करनी है, उसमें भी वक्त लगेगा। 2 सूबे आपके जो है ज़ेर आब आए हुए हैं, वैसे ही
रहा था पाकिस्तान जो है वहाँ इलेक्शन मुमकिन नहीं है। तो आप बिल्कुल होने चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, कोई ऐसी मायूब बात नहीं है, मगर अगर बैठकर सियासतदान एक दूसरे को स्पेस देकर मामलात का इदराक करते हुए अगर वो ये मुनासिब समझते हैं तो ये पाकिस्तान की जीत होगी, अवाम की जीत होगी। इसमें किसी को छोटा बड़ा समझने की या करने की जरूरत नहीं है। जाहिर है सीनियर पॉलिटिशियन, आपने भी बहुत सारे नशेबो फराज देखे हैं, ऐसी बहुत सारी हुकूमतें आती, ऐसे बहुत सारे जोड़ तोड़, ऐसी बहुत सारी धमकियां देखी हैं आपने। आप क्या समझते हैं इस वक्त के जो क्राइसिस है इसका अंजाम क्या होगा? मुज़ाकरात तक तो आ गए, इनफॉर्मल भी हो गए हैं, आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन के आगे जाकर एक और क्राइसिस नहीं होगा, ये वहां तक नहीं होगा, अब मामलात सुलझेंगे ही उलझेंगे नहीं मजीद? आपकी क्या इसके ऊपर आपका तज्जिया क्या है? नहीं, देखिए, इससे ज्यादा खराबी क्या हो सकती है जो आज हम भुगत रहे हैं, जिसका मैं किसी को मोरद इल्जाम ठहराना नहीं चाहता, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि ये चीजें जो है खुश असलूबी से तय हो जाएं। लेकिन गलतियां सभी से हुई हैं और आज अगर हम इस नहज पर पहुंचे हैं तो उसकी हमें इजाला करना चाहिए, और इसका इजाला तभी हो सकता है जब हम पहले अपनी मईशत को सही दुरुस्त करें। अगर हमारी मईशत ठीक होगी, अगर हमारे जो है IMF से जान छूटेगी, अगर हमारी अफरात ज़र यानी इन्फ्लेशन को जो है हम कंट्रोल पाएंगे, अगर हम आवाम को जो है सहूलतें दे सकेंगे, अजनास खुर्दनी उनकी बिसात उनकी यानी उसमें आएगा तो और उनके लिए दिक्कतें और तकालीफ में कमी कर पाएंगे और उनको आसाइशें दे पाएंगे आवाम को। अब देखिए, यानी ये आलम है कि आप अद्वियात भी मंगवाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, अद्वियात तक नहीं आप मंगवा सक रहे हैं, इजनास आपको बाहर से मंगवानी पड़ रही है, हालांकि पाकिस्तान खुद एक जो है ज़राई मुल्क है। जी बिल्कुल, लेकिन जैसे कि लतीफ़ खोसा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खारजा महाज संभाल लिया और ये ख़जाना का जो है मईशत का महाज ये उन्होंने PMLN को दिया, और ये समझा जाता था, आप समेत मुझ समेत सब लोग ये समझते थे कि वो एक्सपर्ट हैं, इसहाक डार उनके पास है, उन्होंने कुछ ना कुछ चाहे पैसे छाप के उन्होंने मईशत को सहारा एक वक्त में दिया था, अभी भी कुछ कर लेंगे। इसहाक डार सब भी आ गए, उनके केसेस भी कहीं ना कहीं से रफा दफा होने जा रहे हैं, हो गए, लेकिन वो मईशत को संभाला नहीं दे पा रहे। कहाँ पे खराबी है? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, नोट छापना कोई ऐसा हल नहीं है, उससे अफरात ज़र बढ़ती है, बढ़ता है, कम नहीं होता है। सो नोट छापना कोई सोल्यूशन नहीं है, कतई सोल्यूशन नहीं है। अभी तो वो भी नहीं कर पा रहे ना, मैं तो ये कह रही हूँ कि अभी तो वो भी नहीं वो कर सकते भी नहीं है। स्टेट बैंक को अब जो है जाहिर है कि IMF की शराइत के तहत से स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट कर दिया है, बल्कि IMF की वो निगहदाश्त में आ गया है, इसलिए वो आप कर भी नहीं सकते, करना चाहिए भी नहीं। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, करना चाहिए भी नहीं, उससे स्टेबिलिटी नहीं होती है। वो आर्जी तौर पर तो शायद आप ऑक्सीजन दे देंगे, वेंटिलेटर पे जो हो तो वो ऑक्सीजन देने से काम नहीं बनता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई हल नहीं है। बाकी रहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक तो जो है आपको अपने जो इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं, यानी आपको इस पर इन्हसार करना पड़ेगा। आप देखें, तबाहकारी पानी की होती है, काश के पानी आप यही डैमों में जो है इसको प्रिजर्व करते, डैम बनाकर, बजाय इसके ये पानी जाया होकर तबाहकारियों का बायस बनता, ये पानी आपकी ताकत बनता, ये आपकी एनर्जी बनता, ये आपका पानी जो है आपकी फसलों को जो है ज्यादा से ज्यादा ज़ेरे कार लाता, आपके बंजर इलाकों को। आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें, यकीन कीजिएगा, पाकिस्तान का जो फॉल ऑफ द रन ऑफ द रिवर है, यानी पानी का जो ज़िया है हमारे मुल्क में, इतना खूबसूरत हमारे पास अल्लाह ताला ने नॉर्दर्न एरिया से नीचे दिया है, हम समंदर में फेंक कर पानी जाया करते हैं सारा, और तबाहकारियों में करते हैं। डैम हमने नहीं बनाए हैं, 76 से डैम उसके बाद नहीं बनाए। आपको ये पहले करना पड़ेगा, फिर आप 100-100 मील पर भी अगर टर्बाइन लगाते जाएं रन ऑफ द रिवर पर, तो आप पन बिजली बना सकते हैं, और पानी आपको बिजली के लिए ये
तेल इंपोर्ट ना करना पड़े, क्योंकि जब तेल आप इंपोर्ट करते हैं और आपका जो जाहिर है है बिजली आपको महंगी पड़ेगी और फिर जाहिर है अवाम तक उसका असर होगा। लेकिन आप भी जानते हैं कि जब कालाबाग डैम जैसे डैम को सियासत की नज़र कर दिया गया था, वहाँ पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, तो फिर आगे किस तरह से इन मामलात पर जो कि कौमी मामलात हैं यकसुई इख्तियार की जाए? यही तो मैं कह रहा हूँ कि खुदारा आप लोगों से प्यार करें, आप धरती से प्यार करें, मट्टी से प्यार करें, पाकिस्तान से प्यार करें, अपने ईगो से बाहर निकलें। सभी को मैं कह रहा हूँ, किसी एक को नहीं कह रहा हूँ। आपको ईगो से आप ये कहें जी बम मार देंगे हम, अगर सिंध वाले कहें कि जी अगर कालाबाग डैम बनाया या KPK कहें कि हम बम मार के उड़ा देंगे, तो ये चीजें गैर मुनासिब हैं। आप उसको काले की जगह कालाबाग की जगह चिट्टा बाग, गोरा बाग, पीला बाग, नीला बाग, अरे बाबा नाम बदल दे उसका खुदारा और ऊपर नीचे कर ले, आपकी कोई ऐसी तबाहकारी नहीं होती है। लेकिन आपको डैम बनाना ही बनाने हैं, और अगर आप डैम नहीं बनाएंगे तो आपका पानी तबाहकारियों की भी तरफ जाएगा और फिर आपका ये इंडिजिनस है। इसी तरह आपको पास अल्लाह ताला ने सनशाइन बहुत दी है, आप सोलर पे आए। मैंने तो अपना घर और अपना दफ्तर सारा सोलर पे किया है और वो बिजली का जो लाखों का आता था वो उसको मैंने किया है। तो इसी तरह अगर सभी जो है सोलर की तरफ जाएं और सोलर में सहूलतें पैदा करें, तो मैं समझता हूं कि ये हमारी अपनी एक चीज है। और फिर इसमें आलूदगी नहीं है, उसमें आप जो आप तेल करते हो या कोल करते हो उसमें आलूदगी बहुत आती है। अब आपका जो है पाकिस्तान के 2-3 शहर हैं जो सबसे ज्यादा दुनिया में आलूदा तरीन शहरों में माशाल्लाह गिने जाते हैं और बीमारियों का मूजिब बन रहे हैं। तो पाकिस्तान से प्यार करेंगे तो ये चीजें मैं समझता हूँ कि हम इनका इजाला कर सकते हैं। राइट, जैसे कि इस वक्त सरदार साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन देखें तो बेहतरी आई है। जितना डेंट इस वक्त हुकूमत मिलने पर PMLN को हुआ, इतना पीपल्स पार्टी को नुकसान नहीं हुआ है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी क्या कोई रिवाइव कर सकती है? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि हमने जो अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर वजीर जो खारजा हैं, उन्होंने अपना एक इमेज यकीनन न सिर्फ बैनुल अक़वामी तौर पर बनाया है और उन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकाल कर पाकिस्तान को जो है उन्होंने ग्लोबलाइजेशन में जो है जम किया है और पाकिस्तान की इज्जत और वकार में इजाफा हुआ है। और ताल्लुकात जो हैं सभी मुल्कों के साथ उन्होंने जो थोड़े बहुत हमारी जो भी है पॉलिसीज की वजह से वो हमारे दरमियान को खलीज थी, उस खलीज को उन्होंने यकीनन दूर करने की कोशिश की है और काफी हद तक कामयाब भी। जी, उसका फ़ायदा जो है वो पंजाब में भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार लतीफ़ खोसा गवर्नर पंजाब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। इस वक्त जो सियासी नुक्ता नज़र बयान कर रहे थे कि इस वक्त सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए और जो अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, इनफॉर्मली सही एटलीस्ट हो रही है, इसी तरह से इसमें कामयाबी हासिल होगी तो मुल्क का फ़ायदा होगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।